नमस्कार, मैं विकास रावत आपका इस ओसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग उत्तर प्रदेश में आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण जीएस के क्वेश्चनों का अभ्यास करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते जाएंगे। आप सबसे कहना है कि पेन कॉपी लेकर बैठें और न केवल ये प्रश्न है, इसके आसपास जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर सबसे पहले चर्चा करें तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा 1857 की जो क्रांति हुई थी, जिसको कुछ लोगों ने 1857 का विद्रोह भी कहा है, 1857 की क्रांति भी कहा है। सबसे पहले चर्चा करें कि इसका शुरुआत कहां से हुई थी। तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। कहां से हुई थी? मेरठ से। याद रखिएगा 10 मई 1857 को ये क्रांति शुरू की गई थी, मेरठ से की गई थी, याद रखना है। और कहा जाता है कि मेरठ में पैदल सैनिक टुकड़ी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो थोड़ा सा इसके बारे में याद रखिएगा कब हुआ था। तो 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ? तो आपको याद रखना है मेरठ से शुरू हुआ था। इसके अलावा ये कुछ 3 स्पॉट दिए गए हैं, तो इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखिएगा दिल्ली में जो नेतृत्वकर्ता थे, दिल्ली में जो नेतृत्वकर्ता थे कौन थे? तो याद रखना मेरठ में इसकी शुरुआत हुई थी। और कौन थे इसके नेतृत्वकर्ता दिल्ली में? तो दिल्ली में याद रखना है आपको बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ये अंतिम मुगल शासक थे भारत में, बहादुर शाह जफर। और याद रखना है इनको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में नेतृत्व किया था। इसके अलावा अगर हम झांसी में बात करें तो महारानी लक्ष्मीबाई थी। महारानी लक्ष्मीबाई, याद रखिएगा महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में नेतृत्व किया था। अगर हम कानपुर की बात करें तो याद रखिएगा नाना साहब। कानपुर में कौन थे? नाना साहब थे, जिसने 1857 की क्रांति में कानपुर से नेतृत्व किया था। तो इसके बारे में याद रखिएगा। और शुरुआत कहां से हुई थी? मेरठ से। और याद रखना मेरठ में जो पैदल सैनिक थे उन लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। तो इसके बारे में याद रखना है। जबकि एक महत्वपूर्ण बात और याद रखिएगा कि जो मंगल पांडे वाली घटना हुई थी ये बैरकपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? बैरकपुर में। तो बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में थी, जहाँ पे बंगाल नेटिव इन्फेंट्री उनकी बटालियन का नाम था। उसमें गाय की चर्बी के बने कारतूसों के विरोध के परिणाम स्वरूप उनकी अंग्रेजों से झड़प हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उनको हत्या कर दी गई, उनको फांसी दे दी गई। और जिस इस कोलाहल से जो विवाद पनपा वो मेरठ पहुंचा और मेरठ में जाके क्या हुआ? 1857 की क्रांति शुरू हुई। तो थोड़ा सा याद रखिएगा 1857 की क्रांति। ये आपका पहला प्रश्न हो गया। चलिए दूसरे प्रश्न की चर्चा करें। तो दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है संगम काल में। संगम काल में कौन सा स्थान वस्त्र व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था? तो याद रखिएगा संगम काल क्या है? एक शब्द आता है संगम। तो संगम काल में कौन सा स्थान वस्त्र उद्योग या वस्त्र व्यापार का एक महान केंद्र था? तो इसके बारे में याद रखना है कि इतिहास में एक संगम युग चैप्टर है, संगम युग। तो अगर हम संगम युग की बात करें तो याद रखिएगा उस संगम युग के बारे में कि जो संगम युग था, संगम युग ये प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ाया जाता है। याद रखना तमिल साहित्य कवियों का एक संगम होता था जिसको संगम कहते थे। तो कहा जाता है उस संगम काल के दौरान सबसे बड़ा जो वस्त्र व्यापार केंद्र था कौन था? तो याद रखना है उरेयूर जो है ये आपका सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। इसके बारे में भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे चर्चा करें। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा संगम काल में प्रचलित थी? याद रखिएगा दूसरा प्रश्न आया है, संगम काल से ही है। तो याद रखना कौन सी प्रथा। अगर हम प्रथा की बात करें तो वो कौन सी प्रथा थी जो संगम काल में प्रचलित थी? तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना है। संगम काल में वो कौन सी प्रथा थी जो प्रचलित थी? तो याद रखना है कौन सी थी। कहा जाता है सती प्रथा उसमें थी, वैवाहिक कर्मकांड उसमें था, वैश्यावृत्ति थी। बस याद रखना है दास प्रथा नहीं था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2, 3 और 4। तो याद रखना ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा संगम काल में प्रचलित थी?
तो याद रखना है सती प्रथा थी आपकी, वैश्यावृत्ति थी। इसके अलावा वैवाहिक कर्मकांड जो आज भी होते हैं वो भी उस समय होती थी, तो इसके बारे में भी याद रखना। इसका उत्तर हो जाएगा दास प्रथा को छोड़कर बाकी तीनों प्रथाएं जो थी, वैश्यावृत्ति, वैवाहिक कर्मकांड और सती प्रथा, ये तीनों संपन्न होती थी। चलिए आगे चर्चा करें। अगर हम आगे चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो याद रखिएगा अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन सा स्थान गुजरात में नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुजरात में नहीं है। याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी घाटी के आसपास जो सभ्यता पनपी है उसी को हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, कहा जाता है। इस सिंधु घाटी सभ्यता में वो कौन सा स्थल है जो गुजरात में नहीं है, तो याद रखना रंगपुर गुजरात में है, सुरकोटदा गुजरात में है, सुतकांगेडेर जो है ये नहीं है आपका, यही इसका उत्तर है सुतकांगेडोर। याद रखना अगर हम चर्चा करें सिंधु घाटी सभ्यता में तो आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम स्थान कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम स्थान की अगर हम बात करें तो माना जाता है दास्क नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में एक स्थान है ना, जम्मू कश्मीर में एक स्थान है दास्क नदी के किनारे, उसका नाम है मांडा, ये सबसे उत्तरतम स्थान है। जबकि दक्षिण में अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थान जो है वो याद रखना गोदावरी नदी के किनारे है, गोदावरी नदी के किनारे है। और याद रखना कौन सा है, महाराष्ट्र में है, याद रखना कौन सा, तो गोदावरी नदी के किनारे है। अभी इसका नाम थोड़ा सा भूल रहे हैं, तो गोदावरी नदी के किनारे दक्षिण में दैमाबाद, याद रखना है दैमाबाद है। जबकि इसका सबसे पश्चिमी बिंदु की अगर बात करें तो यही है आपका सुतकांगेडोर, तो याद रखना है सुतकांगेडोर जो है ये आपका सबसे पश्चिमी है और सबसे पूर्वी आपको उत्तर प्रदेश का है आलमगीरपुर, तो इसके बारे में याद रखना आलमगीरपुर जो है ये सबसे आपका मेरठ जिले में है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुजरात में नहीं है, तो याद रखना सुतकांगेडोर जो है ये आपका गुजरात में ना होकर कहां पर है, तो याद रखना पाकिस्तान में एक बलूचिस्तान प्रांत है वहीं पर क्या है स्थित है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा याद रखना। बलूचिस्तान में स्थित है, तो याद रखना बलूचिस्तान में है पाकिस्तान के, तो ये गुजरात में नहीं है सुतकांगेडोर। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करें। परवर्ती हड़प्पा कला वस्तुओं के साथ चित्रित धूसर मृदभांड कहां से मिला है। चर्चा है परवर्ती हड़प्पा का मतलब होता है हड़प्पा काल के बाद जो चित्रित धूसर मृदभांड माने मिट्टी के जो बर्तन होते हैं मृदभांड जिन्हें कहा जाता है, ये कहाँ मिले हैं, तो याद रखना है अगर हम इनकी चर्चा करें कि जो परवर्ती हड़प्पा काल में जो धूसर मृदभांड हैं वो कहाँ पर प्राप्त हुए हैं, तो याद रखना है आपको ये दौलतपुर में प्राप्त हुए हैं, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। ये सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन है, परवर्ती हड़प्पा के बाद। अगला प्रश्न है येन किस देश की मुद्रा है, तो हम सबको पता होना चाहिए येन किस देश की मुद्रा है, तो याद रखिएगा जापान की मुद्रा है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, स्टैटिक जीके का प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, अगली चर्चा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है, तो बड़ा ही चर्चा का विषय रहा था ये क्वेश्चन, और याद रखना जम्मू कश्मीर को कौन से संविधान के अनुच्छेद के तहत कौन से अनुच्छेद विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, तो याद रखना है आपको अनुच्छेद 370, इसको हालांकि खत्म कर दिया गया है लेकिन ये इसी के तहत एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगली चर्चा है उत्तर से दक्षिण तक भारत की कुल लंबाई लगभग कितनी किलोमीटर की है, तो याद रखना भारत की जो कुल लंबाई है 3214 है, 3214। ये भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 3214 है, जबकि अगर हम बात करें पूरब से पश्चिम की तो पूरब की पश्चिम है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर जो है ये है आपकी उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूरब, जबकि उत्तर से दक्षिण है आपकी 3224 या 3214, 3214 किलोमीटर। तो याद रखना भारत की उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है वो कितनी किलोमीटर है, तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट अगली चर्चा करें,
भारत के द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? याद रखना, भारत के द्वीपों की कुल संख्या, विशेष रूप से अंडमान निकोबार की बात कर रहा है, तो याद रखना है आपका जो है 247 है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिए भारत में 2 द्वीप है, एक आपका लक्षद्वीप है जिसकी अभी हाल ही में बहुत चर्चा रही है देश में, और दूसरा आपका अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार, याद रखिएगा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार आपका याद रखिएगा अरब सागर में आता है, जबकि सॉरी लक्षद्वीप आपका अंडमान निकोबार में आता है, जब लक्षद्वीप आपका जो है अरब सागर में आता है, जबकि अंडमान निकोबार याद रखना बंगाल की खाड़ी में आता है, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, याद रखना कहां पड़ेगा? बंगाल की खाड़ी में। और कुल द्वीप कितने हैं भारत के? तो याद रखना 243 है। एक विशेष बात जो आपको याद रखना है कि अंडमान निकोबार जो आपका द्वीप है ये समुद्र में डूबे हुए पर्वत माने गए हैं, जबकि लक्षद्वीप आपका प्रवाल द्वारा निर्मित क्या है? द्वीप समूह है। तो इसके बारे में याद रखना, और दोनों ही भारत के क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की चर्चा करें। भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखना है उत्तर प्रदेश को से नहीं गुजरती है, और पहला ऑप्शन उन्होंने उत्तर प्रदेश दिया है तो उसको याद रखिएगा। जबकि झारखंड से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है। इसके अलावा 3 ये हो गए। अगर हम बात करें तो एक गुजरात भी है आपका, गुजरात से गुजरती है। दूसरा याद रखिएगा राजस्थान, यहाँ पे लिखा हुआ है राजस्थान से होकर गुजरेगी। राजस्थान के अलावा तीसरा याद रखिएगा आपका एमपी है। एमपी के बाद चौथा याद रखिएगा छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बाद 5वां याद रखिएगा आपका झारखंड है, और झारखंड के बाद याद रखिएगा आपका जो 7वां है या 6वां है पश्चिम बंगाल है, और 7वां याद रखिएगा आपका मिजोरम है, और 8वां आपका त्रिपुरा है। तो कुल कितने राज्यों से गुजरेगी? 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें से अब क्वेश्चन पूछा गया कौन सी नहीं गुजर रही है, तो याद रखिएगा किससे नहीं गुजर रही? उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, जबकि 8 प्रदेशों से होकर गुजरती है। अगर हम बात करें कर्क रेखा का मान क्या है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश की रेखा कहां से नहीं गुजरती है? तो यूपी से नहीं गुजरेगी, याद रखना। जबकि समय मानक रेखा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। चलिए अगली चर्चा करें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघीय संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून की अपेक्षा संवैधानिक प्रावधानों को वरीयता देता है? क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि वो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान में तो ये तय करता है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा कि संविधान में बताया गया कोई नियम ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो याद रखना, ये बताने के लिए आपके संविधान के मौलिक अधिकारों में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 13, जिसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। तो याद रखिएगा, लिखा हुआ है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघीय संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों की अपेक्षा संवैधानिक प्रावधानों को वरीयता देता है। तो याद रखना, संविधान में जो प्रावधान है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है बनस्पत किसके? संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 13 इस बात की घोषणा करता है। कई बार चर्चा हुई है ऑफलाइन क्लास में इसके बारे पे, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चर्चा करें। तो भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या लगभग कितनी है? तो याद रखना है लगभग 395 ही है, और माना जाता है कि यही मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 थे। अगर हम बात करें भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में, तो याद रखना अनुसूचियों की संख्या 12 है। जबकि अगर आपसे पूछें कि भारतीय संविधान का किसको आत्मा कहा जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो याद रखिए प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। जबकि अंबेडकर जी के द्वारा किसे भारतीय संविधान की आत्मा माना गया है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए वांछित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। याद रखना, कोई ऐसा एजुकेशन का हिसाब किताब नहीं है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए होती है आपको चुनाव लड़ने के लिए। आप बिल्कुल अंगूठा टेक हो तो भी आप बहुत अच्छे कैंडिडेट माने जाएंगे। याद रखिएगा, ऐसी कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। जितने भी हमारे सांसद विधायक होते हैं, हालांकि वो पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन ढेर सारी ऐसी मतलब अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप पढ़े भी नहीं है तो भी आप क्या कर सकते हैं, भारतीय संविधान में जाकर
जब भारतीय संसद में जाकर, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, आप वहां जाके बैठ सकते हो। तो इसके बारे में रखना, किसी प्रकार की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। याद रखना है, भारतीय करेंसी जो जारी करती है वो विशेष रूप से आरबीआई के द्वारा होती है, और माना जाता है आरबीआई जो करेंसी जारी करती है वो कौन से बेस पे करती है, कौन से आधार पे करती है। तो याद रखना, आधार है नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। मतलब इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि आरबीआई को अपने पास कुछ वेटेज रखना होता है, जिसके एवज में क्या करते हैं, आरबीआई पैसे जमा करती है। तो पहले अनुपात था, लेकिन अब हो गया है कि न्यूनतम पैसा रखो और ज्यादा पैसा छाप लो, ज्यादा रुपया छाप लो। ठीक, ऐसा माना जाता है कि उतना गोल्ड होना चाहिए या कुछ कैश होना चाहिए, तो उतना रखना चाहिए, फिर उसके एवज में छापना चाहिए। तो अब हो गया है कि न्यूनतम रखो और ज्यादा छापो। तो न्यूनतम आरक्षण प्रणाली जो है वो वर्तमान में क्या है, चल रही है, जिसके आधार पर आरबीआई रुपए छाप रही है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी क्रेडिट एजेंसी, कौन सी क्रेडिट रेटिंग संस्था भारत में कार्यरत नहीं है? क्रेडिट जो रेटिंग देती हैं, जो सिविल वगैरह बताती हैं, है ना, हमारे अकाउंटों की, उनके बारे में है। तो यार कौन सी क्रेडिट रेटिंग संस्था भारत में कार्यरत नहीं है? तो याद रखना, क्रिसिल तो बड़ी महत्वपूर्ण है, ये आईसीआरए भी इंपोर्टेंट है, केयर भी है, ये आपकी याद रखिएगा। डाउन जोन्स जो है ये वर्तमान में भारत में काम नहीं कर रही है। आगे देखते हैं इसको। नेक्स्ट, इनमें से कौन राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत भारत में रोजगार प्रदान करने में सर्वप्रथम है? तो याद रखिएगा, कौन सी योजना है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत भारत में सर्वाधिक रोजगार देने में कौन प्रथम स्थान पर है? तो याद रखना, मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश। चलिए आगे चर्चा करें। मद्रास में सर्वप्रथम पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन कब शुरू किया गया? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना, पहली सीमेंट कौन सी थी? तो पोर्टलैंड सीमेंट थी। उत्पादन कब शुरू हुआ था? तो याद रखना, 1804 में नहीं हुआ, 1960 में नहीं हुआ, 1904 में। ठीक है, इसका उत्तर 1804 नहीं, उत्तर कौन सा है? 1904। और पहली सीमेंट कौन सी थी? पोर्टलैंड। और कहां पर? तो याद रखना, मद्रास में। मद्रास में पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन 1904 में किया गया था, याद रखिएगा। चलिए अगला, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दो। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसके बारे में याद रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1857 में तो क्रांति हुई थी। 1916 में आपकी वीएचयू की हुई थी, है ना, ये भी नहीं है। इसका उत्तर होगा 1887। याद रखिए, कहां पर है इसका उत्तर? 1887 में। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट इसे याद रखना है। 2-3 नामों से जानते हैं इसे। पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहते हैं इसे, पूर्व का ऑक्सफोर्ड। तो याद रखना, पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसे कहेंगे? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1886 में एक अल्फ्रेड लॉयर करके थे, उनके द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा, पूर्व का ऑक्सफोर्ड है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसके बारे में याद रखना, आपसे पूछेगा एक और यूपी का क्वेश्चन। यूपी में पूछता है कि यूपी का पहला विश्वविद्यालय कौन है? तो पहला विश्वविद्यालय भी याद रखना, यूपी का प्रथम विश्वविद्यालय। यूपी का प्रथम विश्वविद्यालय भी आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही है, इससे पहले कोई विश्वविद्यालय नहीं था। तो याद रखना, उत्तर प्रदेश में पहला विश्वविद्यालय कौन बना? तो भी उत्तर प्रदेश है। और कब बना था? 1887 में। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात, ध्यान क्या देना है? ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आपसे पूछे कि प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन बना यूपी का, तो याद रखना है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको हम बीएचयू कहते हैं। इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। लेकिन याद रखना, केंद्रीय विश्वविद्यालय सबसे पहले अगर कोई बना तो याद रखना है कौन बना? बीएचयू। तो यूपी का पहला, 2 अलग अलग प्रश्न है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे। आपसे ऐसे पूछ सकता है कि यूपी का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो प्रथम विश्वविद्यालय की अगर बात करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इलाहाबाद बताइएगा। लेकिन अगर पूछे कि यूपी का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन बना? तो याद रखना, प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय बना आपका वीएचयू।
कौन सा, BHU। ये आपका पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय बना, जबकि केवल विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो याद रखना इलाहाबाद बना था। चलिए आइए चर्चा करें। नेक्स्ट अगली चर्चा है, निम्नलिखित में से कौन सी किसकी कमी से रक्तहीनता होती है। रक्तहीनता को याद रखिए, खून की कमी, जनरली हीमोग्लोबिन कम हो जाना ही रक्तहीनता कहलाता है ना। तो याद रखना इसको रक्तहीनता, या इसी को हम एनीमिया भी कहते हैं। एनीमिया आपसे पूछ सकता है कि एनीमिया कैसे मतलब है, तो एनीमिया के बारे में रखना। एनीमिया का मतलब होता है शरीर में रक्त की कमी हो जाना, खून की कमी हो जाना, इसी को रक्त अल्पता, इसी को एनीमिया, इसी को रक्तहीनता कहते हैं। जब किसी व्यक्ति में रक्त की कमी होती है तो याद रखना उसमें काय की कमी होगी, आयरन की कमी होती है। काय की कमी हो जाएगी, आयरन की। तो याद रखना है शरीर में जब आयरन की कमी होती है तो लगातार हमारी जो आरबीसी होती है वो बनना बंद कर देती है, और माना जाता है कि व्यक्ति में आयरन की कमी। आपको याद होगा गर्भवती महिलाओं को आयरन की टैबलेट्स इसलिए प्रोवाइड कराई जाती हैं क्योंकि आयरन की कमी होने के कारण ही उनमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, बिजली के बल्ब में किस गैस को भरा जाता है, या किस गैस का प्रयोग किया जाता है। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, हमेशा याद रखना कोई अक्रिय गैस भरी जाएगी, नाइट्रोजन भरी जाती है, लेकिन ऑप्शन है अक्रिय गैस। तो याद रखना ये सबसे बेहतर ऑप्शन हो जाएगा आपका, अक्रिय गैसें भरी जाती है। नाइट्रोजन भी भरी जा सकती है, हीलियम वगैरह, है ना, तो थोड़ा सा याद रखना। चलिए नेक्स्ट, कास्टिक सोडा से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन देने वाला तत्व कौन सा है। कास्टिक सोडा से अब हम अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन देने वाला तत्व कौन सा है, तो याद रखिएगा जिंक, है ना। तो कास्टिक सोडा से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन देने वाला तत्व कौन सा है, तो उत्तर ठीक है जिंक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बायोलॉजी का है, द्विपद नाम पद्धति किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित की थी। द्विपद नाम पद्धति याद रखना है, जो डबल नाम चलते हैं। डबल नाम का मतलब जैसे मनुष्य को होमोसेपियंस कहा जाता है, तो होमोसेपियंस जो है ये द्विनाम पद्धति है। हर जितने भी बॉटनिकल नाम होते हैं सब दो भागों में बटे होते हैं, एक उनकी प्रजाति का नाम होता है, एक उनके कुल का नाम या परिवार का नाम होता है। तो ये जो द्विनाम पद्धति देने का श्रेय है किसे जाता है, तो याद रखिए वैज्ञानिक है जिनका नाम है कॉर्लस लीनियस। लीनियस महोदय को द्विनाम पद्धति का जनक भी कहा जाता है। द्विनाम पद्धति किसने प्रतिपादित की थी, तो याद रखिए कौन है, कॉर्लस लीनियस। चलिए आगे चर्चा करें। पादपों में सबसे बड़ा शुक्राणु किसका होता है, तो याद रखिएगा पादपों में या वनस्पतियों में सबसे बड़ा शुक्राणु फर्मों में होगा, अनावृत बीजी पौधों में होगा, फलियों में या मांस में। तो याद रखना बात पादपों की हो रही है, किसकी हो रही है, पादप की। और जब पादप में याद रखना मांस तो वैसे नहीं आएगा, तो याद रखिए अनावृत बीजी जो पौधे होते हैं उनका जो शुक्राणु होता है वो सबसे बड़ा मिलता है। इसके बारे में याद रखिएगा, बायोलॉजी का क्वेश्चन है और विशेषकर बॉटनी का है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे ज्यादा यूपी में जो लोक नृत्य होते हैं याद रखना कौन सा है, तो सबसे ज्यादा लोक नृत्य याद रखना यूपी में जो फेमस है वो आपका रासलीला है। और आप हमें कमेंट में बताइएगा, क्योंकि पिछली क्लास में चर्चा हुई थी रासलीला यूपी के किस जिले से संबंधित है, कहां पर ये होता है। तो याद रखना कौन से क्षेत्र का ये लोक नृत्य है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यूपी का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है, तो आपकी रासलीला है। कहां पर होता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे चर्चा करें। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं शोध प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा इसके बारे में 1989-90। चलिए बुक्सा सहायक परियोजना कहां संचालित होती है। बुक्सा सहायक जो परियोजना है कहां संचालित होगी, तो याद रखना बुक्सा सहायक जो है ये आपके नजीबाबाद बिजनौर में नहीं है, बिशुपुर मिश्र में नहीं है, याद रखना कहीं नहीं है, उपरोक्त में से कहीं नहीं है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। बुक्सा जनजाति कहां पाई जाती है, तो याद रखना उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पाई जाएगी। कहां पर, बिजनौर में। तो याद रखना बिजनौर में पाई जाएगी। नेक्स्ट आगे चर्चा है, उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी स्टेडियम कहां अवस्थित है। तो याद रखना उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी जो स्टेडियम है कहां पर स्थित है, तो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, अभी किसी लेखपाल में या कोई अन्य पेपर में पूछा गया था। तो याद रखना रामपुर में स्थित है। कहां पर है, रामपुर में।
उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी स्टेडियम कहां पर है तो बता दीजिएगा, रामपुर में है। जबकि लखनऊ में अगर हम बात करें तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज, कई बार पूछा गया है, याद रखना। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहां पर है? स्पोर्ट कॉलेज याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ में है, ये पूछा जाएगा आपसे। चलिए, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला निदेशक कौन चुनी गई है? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, याद रखना। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला निदेशक कौन चुनी गई? तो याद रखना है कंचन देवी जी जो है ये चुनी गई है, इनके बारे में भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, एम्पलीफाई 2.0 या एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो याद रखना ये नगर पालिकाओं से संबंधित है और ये आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया है, जारी किया गया है या इसको लॉन्च किया गया। तो एम्पलीफाई के बारे में रखना, एम्पलीफाई पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, याद रखना। भारत के किस राज्य को आर्थिक मंच के वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 में आमंत्रित किया गया है? तो याद रखना इकोनॉमिक फोरम में, इकोनॉमिक फोरम का जो वार्षिक शिखर सम्मेलन होना है 2024 में, उसमें किसको इनवाइट किया गया है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश को क्या किया गया है, बुलाया गया है। तो इसके बारे में रखना, किस राज्य को इकोनॉमिक फोरम या आर्थिक मंच के वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 में आमंत्रित किया गया? तो उत्तर प्रदेश पहुंचने वाला राज्य बना है। चलिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ब्रिटिश कंपनी द्वारा डिफेंस निर्माण इकाई की स्थापना की जा रही है? तो याद रखना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यूपी के लिए, करंट अफेयर संबंधित है, याद रखिएगा। ये अयोध्या में बनाया जा रहा है, किसके द्वारा बनाया जा रहा है? ब्रिटिश कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। और कहां पर बनाया जा रहा है, किस जिले में? तो याद रखना अयोध्या में ही बनाया जा रहा है, डिफेंस निर्माण इकाई की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश के, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नीलम शरण गौर को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य पुरस्कार दिया गया है? याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाएगा ये। और याद रखना ये आपकी प्रयागराज की है, नाम है नीलम शरण गौर। नीलम शरण गौर को अंग्रेजी भाषा के लिए 2023 से सम्मानित किया गया कौन सा पुरस्कार है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और याद रखना ये आपके प्रयागराज की है ना, तो इनके बारे में थोड़ा सा याद रखना। चलिए नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन कौन सा है या सबसे लंबा दिन कौन सा पड़ता है? तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया जो है आपका दक्षिणी गोलार्ध में आता है, और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी रेखा है? मकर रेखा, और यहीं पे माना जाता है ऊपर। तो कहा जाता है यहाँ पे कौन सा होगा इसका उत्तर सबसे बड़ा दिन? तो याद रखिएगा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य लंबा चमकता है और माना जाता है ये ऑस्ट्रेलिया में निकली हुई मकर रेखा। तो इसके बारे में याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन लगातार कब पड़ता है? तो याद रखना 22 दिसंबर को सबसे बड़ा। जबकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य क्या है? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, याद रखना। ग्रीनविच रेखा किसको कहते हैं? इसी को हम ग्रीनविच के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम प्रधान यामोत्तर रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना 0 डिग्री के देशांतर को हम क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा कहते हैं। जबकि 0 डिग्री के अक्षांश को हम भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी को हम विषुवत रेखा कहते हैं। जबकि 0 डिग्री की देशांतर रेखा को हम प्रधान यामोत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं, याद रखना। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर चले तो गौर कीजिएगा, करंट अफेयर संबंधित है या पुराना हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाक संगीत महत्वपूर्ण है? याद रखना वाक संगीत का पूछा है। वाक संगीत माना जो सीधा गायन शैली है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाक संगीत में सुविख्यात कौन है? तो याद रखना पंडित जसराज, जिनका निधन हो चुका है 2018 या 2020 में, याद रखिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाक संगीत में सुविख्यात है? तो याद रखना ये कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है बाकी लोग। और याद रखना पंडित जसराज जो है ये आपके वाक संगीत के लिए सुविख्यात रहे हैं, पूरी दुनिया जानती थी इनको, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस क्षेत्र की जलवायु का निम्नलिखित में से कौन एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? किस क्षेत्र की जलवायु का निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? तो याद रखना मतलब क्या है इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन का मतलब ये है कि कहीं की भी जो जलवायु होती है उसके निर्धारण में कौन कौन सी चीजों का महत्व होता है। तो याद रखना महत्व, अगर हम बात करें तो अक्षांश का बहुत महत्व होता है। कोई स्थान अगर निम्न अक्षांशों पर है तो उसके यहाँ की जलवायु कुछ अलग प्रकार की होगी, मध्य अक्षांश पर है तो कुछ अलग होगी, उच्च अक्षांशों पर है तो कुछ अलग होगी।
और याद रखना है समुद्र तल से दूरी, यार बहुत प्रभाव होता है समुद्र का भी किसी कहीं की जलवायु निर्धारित करने में, तो ये भी नहीं होगा। इसका अच्छा उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका सबसे बेहतर उत्तर हो जाएगा देशांतर। देशांतर जलवायु को निर्धारण करने में ज्यादा योगदान नहीं देता है, जबकि तुंगता माने ऊंचाई नीचाई का होता है, अक्षांश और समतल से दूरी, ये सब क्या होते हैं, जलवायु को निर्धारण करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगली चर्चा, नेक्स्ट, द गोल्डन गेट के रचयिता कौन है, याद रखिएगा ये स्टैटिक जीके में है, विक्रम सेठ। उत्तर हो जाएगा इसका कौन, विक्रम सेठ। तो याद रखिएगा विक्रम सेठ जो है द गोल्डन गेट के रचयिता है। आगे चर्चा, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस के बारे में याद रखिएगा। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाएगा, तो याद रखिएगा 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाएगा, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस। और इस तरीके से हमने लगभग 37 प्रश्नों को आपके सामने रखा। ध्यान दीजिएगा ये प्रैक्टिस सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जितनी ज्यादा से ज्यादा बार आप देख सकें देखें, और धीरे धीरे इसको और ज्यादा इंप्रूव करेंगे और ज्यादा क्वेश्चन की संख्या लेके आएंगे। और जो भी आपके सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ओसीआई की ये नई पहल आपको कैसी लगी इसके बारे में भी बताएं। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। मैं विकास रावत, थैंक यू।